अच्छा जी, जनवरी 2026 WPH 14 इंटरनेशनल एडवांस सर्विलेंट एक्सेल 90 मार्क्स का पेपर है। लेट्स स्टार्ट द पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, which of the table gives the number of neutrons and number of protons in a nucleus of gadolinium? GD, it's 64। यहाँ पर लिखा है तो 64 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। 64 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 64 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं। इट मींस कि ए और बी तो आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर विल नॉट बी ए और बी, इस ई और डी में से होगा। अच्छा, अब चूंकि ऊपर न्यूक्लियन नंबर है, सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 64 from 150, so obviously you will get 86, so correct answer is answer C। ठीक है, C is your correct answer। is that clear? उसके बाद आगे चलते हैं। which of the following is a scalar quantity? स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछा है। so scalar quantity is basically, इसमें जो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट वोल्ट्स में होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दैट क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, इम्पल्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। इनको डायरेक्शन की जरूरत है। क्लियर है? सो बी इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड? अच्छा, इसमें एक चीज और है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसलिए डायरेक्शनल है, ठीक है, ई डायरेक्शनल है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम में इसका यूनिट होता है। इम्पल्स जो है बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी है, सो डेल्टा पी जो कि एफ इनटू टी से आता है। दिस इज आल्सो बिकॉज व्हेन द मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, जो फील्ड की डायरेक्शन है वही फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर है? Which of the following is the reason why high energy electrons are used to study structure of nucleon? By high energy जो है पार्टिकल्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर इसलिए यूज किए जाते हैं। उसकी वजह है कि जब एनर्जी हाई होगी तो जब वो आगे जाके कन्वर्ट करेंगे न्यू पार्टिकल्स को, यानी कोलिजन करने के बाद कन्वर्ट करेंगे न्यू पार्टिकल्स को, तो उनका मास भी ज्यादा होगा, बिकॉज E इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो जितना ज्यादा उनका मास होगा, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा मास की क्रिएशन होगी। तो इस हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर है कि टू प्रोवाइड एनर्जी टू प्रोड्यूस न्यू पार्टिकल्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, लेट्स मूव। कह रहा है कि a wire carries a current of 0.12 ampere. The wire is placed in a uniform magnetic field of the flux density 0.075 Tesla. So ये B की वैल्यू गिवन है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी। द एंगल बिटवीन द वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 40 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन। द लेंथ ऑफ द वायर in the field is 4.6 centimeter. Which of the following expression give the force in Newton on the wire? तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इंटू पी आई एल, लेकिन याद रखना जो फ्लक्स डेंसिटी है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, इनके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, प्रॉब्लम है कि वायर यूं रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसकी डायरेक्शन ये है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वायर का एक कंपोनेंट ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जो कंपोनेंट की डायरेक्शन इस इधर होगी वही इधर भी होगी। क्लियर है? ठीक है, आरी बात, क्योंकि करंट यूं जा रहा है तो कंपोनेंट यहीं से निकलेगा। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, मैं इसका कंपोनेंट यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ पे उसको यहाँ बना रहा हूँ ताकि ट्राइंगल बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि सो वी हैव 0.12 एम्पियर करंट। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला फोर्स के लिए, तो अब एफ लगाएंगे, एफ, ठीक है, फोर्स के लिए फॉर्मूला, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू पी द फ्लक्स डेंसिटी 0.075 टेस्ला मल्टीप्लाई बाई आई इज 0.12 टाइम्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर 4.6 है, तो इसको हम करेंगे 0.046। लेकिन अब मसला ये है कि हम साइन लगाएंगे कि कॉस लगाएंगे, क्योंकि अगर हम कॉस लगाएंगे तो एंगल यहाँ से, कॉस लगाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा, साइन लगाएंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट देगा। सो यही वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इसकी वैल्यू देगा आपको, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन। ठीक है, साइन के साथ 40 डिग्री। क्लियर? सो 0.075 इंटू 0.12 इंटू 0.046 इंटू साइन 40। ठीक है, तो ये साइन का जो है वो सिर्फ एक ही है, सी इसका करेक्ट आंसर बन सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। टू प्रोटॉन्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम, पॉइंट एक्स इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वन पॉइंट एज शोन। भाई ये है पॉइंट एक्स, जहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इन्होंने और ये दो प्रोटॉन्स है। क्लियर? ये दो प्रोटॉन्स उन्होंने ले लिए इस जगह पे।
अभी 2 प्रोटॉन्स हैं, ये एक पॉइंट है। जब भी कभी इस तरह का हो, कोई पॉइंट ले लिया जाए और उस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन आपसे करे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, फोर्स पूछ ले, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ ले, किसी पॉइंट पे पूछ ले, अज्यूम करें उस पॉइंट पर आपके पास टेस्ट चार्ज है, ये अज्यूम करना पड़ेगा। और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू बहुत छोटी स्मॉल होती है, आप इसको फंडामेंटल चार्ज कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, बल्कि उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं अगर आपके पास कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेटालिक स्फीयर हो गया, उसके उसमें बहुत सारा चार्ज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम नेग्लिजिबल करार देते हैं, सही है। सो वी हैव अ टेस्ट चार्ज हियर, और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव को ये प्रोटॉन भी रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो जाहिर है उसको राइट साइड पे फेंकेगा, ठीक है, इस तरफ डालेगा, ठीक है, ये अच्छा, अब जब ये वाला रिपेल करेगा तो वो भी इसको राइट साइड पे डालेगा, ठीक है, दोनों मिलके इसको राइट साइड पे डालेंगे। दोनों जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, दोनों के दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसको E1 कर लो और नीचे वाले को तुम E2 कर लो। सो E1 और E2 दोनों ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी यहाँ पे, और उसको रिपेल करके दूर फेंकेगी। क्लियर। सो अब आप कैसे निकालोगे, तो इसका तरीका भैया है कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E, यानी टोटल इलेक्ट्रिक, सो इट्स E2 प्लस E1, तो ये E1 हो जाएगा। सो E1 की जगह हम क्या लिखेंगे, इट वुड बी KQ अपॉन R। अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, चूंकि E1 हमने लिया है इसको, तो इसको हम R1 कर देते हैं इस डिस्टेंस को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, R2 कर देंगे। वैसे ये डायरेक्ट हो जाएगा, समझ में आने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे होता है यू हैव स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर। अब चूंकि दोनों प्रोटॉन है तो दोनों के चार्जेस सेम है, तो मैं Q और Q का एज इट इज रहने दिया, और नीचे इसको R1 कर दिया और इसको क्या कर दिया, R2। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म होगी, बजाय इसके कि मैं इन K को कॉमन लूं, Q को कॉमन लूं और बाद में सॉल्व करूं और लंबे स्टेप्स लूं, मैं डायरेक्ट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं कि आंसर डी है, रिकॉग्नाइज डायरेक्ट, इसकी वजह से कि यहाँ पे R1 स्क्वायर है, यहाँ R2 स्क्वायर है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। आप लिखना भी चाहें लिख लें। सो आप क्या करेंगे, K कॉमन लें, K इज अ कूलम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.99 into 10⁻⁹, मल्टीप्लाई पे दोनों प्रोटॉन है, दोनों के Q कॉमन ले लें तो 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई पे 1 अपॉन R स्क्वायर। R1 स्क्वायर है तो R1 कितना है, अच्छा R1 वो है, तो R1 हम ले लेंगे इसको 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का स्क्वायर, प्लस R2 कितना है 0.3, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो डी करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर है, ठीक है, आगे चलता है, ठीक, आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अ वैक्यूम ट्यूब इज अ टाइप ऑफ, a vacuum tube is a type of a diode. A vacuum tube is a type of diode. A metal plate in vacuum tube is heated to release electrons as shown. Up between the metal plates and electrode, which of the following change would increase I? आपको करंट को इंक्रीज करना है, ठीक है, और वो कह रहा है करंट को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या करेंगे, तो देखो करंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, आपको हीटर का जो वोल्टेज है, देखो एक तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। दूसरा वो है कि जो हीटर का जो ये जो हीटर की सोर्स है, ठीक है ना, इसका वोल्टेज बढ़ा दो, तो जाहिर सी बात है इसका वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसका करंट भी बढ़ जाएगा, तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सही है। सो ये जो हीटर है इसका करंट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से 20 का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इन अर्ली 20th सेंचुरी scientists investigated the structure of atom by directing alpha particles at thin gold foil. Which of the following is not a conclusion from observations made during this investigation? Most of the atom is empty, ये भी थी, ये कंक्लूजन थी। एक कंक्लूजन थी जो हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, वो कंक्लूजन में नहीं होनी चाहिए, कि वो ये कि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था, नहीं, ठीक है। उसका पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मसला नहीं है, लेंगे उसके एक्चुअल पेपर का, जो कि फिलोसफिकल मैगजीन में पब्लिश भी हुआ है। उसने एक ओपन डिस्कशन छोड़ी थी इसके ऊपर कि वेदर द सेंट्रल चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक है, तो सेंट्रल चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी सेंट्रल चार्ज पे यानी न्यूक्लियस पे सेंटर में प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, ही वाज नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, उसे नहीं पता था इस बारे में, और वो इसको टारगेट भी नहीं कर रहा था। ठीक है, ये तो बाद में मोसले ने जब हेनरी मोसले ने जब मैंडली प्रोडक्ट टेबल को अरेंज किया एटॉमिक नंबर से, तो उस वक्त एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे उसको पता चला कि नहीं भाई, प्रोटॉन नंबर है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर बता दूं कि मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि रुदरफोर्ड और जो ईगर मार्सन थे, दे वर नॉट कन्विंस कि सेंटर पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसके एक्चुअल पेपर का, जो कि फिलोसफिकल मैगजीन में पब्लिश हुआ था। और उसके अंदर उसने क्लियरली ये बताया था कि सेंट्रल चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब हम इस पे डिस्कशन ही नहीं है इसकी हमारी। ठीक है, ये बाद में हेनरी मोसले ने, जो कि मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज कर रहा था दोबारा से एटॉमिक नंबर्स के थ्रू, तो जब उसने एक्स-रे डिफ्रैक्शन का फिनोमेना किया, तो उसमें जो है उसको ये निकल के सामने आया कि जनाब एटॉमिक नंबर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो वहां से ही पता चला कि जनाब सेंटर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग नंबर में था। सो एनीवेज, तो इस वजह से डी का करेक्ट आंसर है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं थी उसके रुदरफोर्ड के मॉडल से। ठीक है, तो ये इसका डी करेक्ट आंसर है। लीनिक, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेटर, ठीक है, accelerate charged particles to high speed. The charged particles move in a straight line along a series of the tube called drift tubes. An alternating potential difference of constant frequency is applied between the drift tube. Drift tubes हमने आपको पढ़ाई है. Which of the following is correct? Each drift tube is the same length. नहीं, शुरू में लेंथ उनकी छोटी होती है और आगे जाके जैसे जैसे वो रिलेटिविस्टिक स्पीड के करीब पहुंचते हैं या वो रिलेटिविस्टिक स्पीड को अप्रोच करते हैं, उसके बाद उनकी जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं वो उनकी लेंथ सेम होना शुरू हो जाती है. There is an electric field inside each tube. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द ड्रिफ्ट ट्यूब्स होती हैं. The particles do not accelerate when they are inside the drift tubes. बिल्कुल सही बात है कि पार्टिकल्स अंदर एक्सेलरेट नहीं होते, अंदर कांस्टेंट स्पीड अचीव करने की कोशिश करते हैं. The applied potential difference changes polarity when the particles are between the drift tube. मतलब particles are between the drift tube, नहीं, between the drift tube पे वो polarity change नहीं करते. ठीक है, वो तब polarity change करते हैं जब वो इनसाइड हो. ठीक है, अंदर हो तो पोलैरिटी चेंज करते हैं, बिटवीन पे नहीं करते. ये देखो जिसने बोला है ना, ये बिटवीन का वर्ड बोला है. सो बिटवीन पे नहीं करते, यानी दो ट्यूब्स के बीच में पोलैरिटी चेंज नहीं होती, अंदर चेंज होती है जब वो अंदर होते हैं. तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है भाई, द चार्ज पार्टिकल्स डू नॉट एक्सेलरेट व्हेन दे आर इनसाइड द ड्रिफ्ट ट्यूब, क्योंकि अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं मिलेगी तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स नहीं बनेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा. आ रही बात समझ में? अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा ट्यूब के. An alpha particle and a proton enter a region of uniform magnetic field. The particles are deflected into circular paths. The alpha particles and proton have the same initial velocity. Which of the following is equal to the ratio of radius of the path of alpha to the radius of the path of the proton? अगर भाई radius of the path of alpha to the radius of the path of proton निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए. चार्ज अपॉन मास इज इक्वल टू v अपॉन बी आर. सो अगर मैं r को एक तरफ कर दूं तो ये v m अपॉन क्यू बी हो जाएगा. ठीक है, आ रही बात समझ में? सो दोबारा इसको एक तरफ करूं तो v अपॉन बी एक तरफ और m अपॉन क्यू एक तरफ. ठीक है, तो दोनों के लिए ऑब्वियसली स्पीड, यानी v फॉर स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, p फॉर फ्लक्स डेंसिटी है, m फॉर मास ऑफ द पार्टिकल है जो एंटर हो रहा है, q फॉर चार्ज है. सो मास और चार्ज दोनों के डिफरेंट है, लेकिन v और b दोनों का सेम है क्योंकि इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है. ठीक है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो भी दोनों के लिए सेम है. सो ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पे रखूंगा इसको, और कैसे रखूंगा, मैं यहाँ पे v, ठीक है, अपॉन v रखूंगा. ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे मास अपॉन चार्ज से. ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फा रखूंगा, चार्ज ऑफ अल्फा रखूंगा, और इसको पूरे को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे. ठीक है, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, देन वी हैव डिनोमिनेटर में भी v अपॉन b. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मास अपॉन चार्ज. इस बार ये मास ऑफ प्रोटॉन होगा और ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा. सो मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको. ठीक है, उसके बाद रीअरेंज करूंगा. ठीक है, सो ये सबसे ऊपर आ जाएगा.
ठीक है, तो मेरे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इधर आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा मास अपॉन चार्ज। सो ये मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा होगा। चलिए दोनों की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कन्वर्ट करके नहीं रख रहा, मैं डायरेक्ट इनको एटॉमिक मास यूनिट में ही रख दूंगा, इनके चार्ज को, इनके इनके मास को। सो अल्फा का मास जो है 4 एटॉमिक मास यूनिट है, तो मैं डायरेक्ट 4u रख रहा हूँ, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो उसको मैं +1 लूंगा, ठीक है, +1 लूंगा, ठीक। उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा का चार्ज है वो +2 है, ठीक है। और उसके बाद जो मास ऑफ प्रोटॉन है आपको पता है कि उसको भी हम 1 ही लेते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो गई बात। उसके बाद अब आप चाहे कैंसिलेशन करें, 2 1 2 2 2 4, सो दिस रेशियो वुड बी 2, ठीक है, +2। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई आप लोग को बात? सी इसका करेक्ट आंसर होगा रेशियो का, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये आ रहा है। नेक्स्ट है, a ball of mass m is attached to a spring. The ball is made to move in a vertical circle as shown. The ball moves in a circle of radius r. Its speed at bottom of the circle is v. There is a tension in the string. Which of the following expression give the tension in the string when the ball is at the bottom of the circle? तो भाई bottom of the circle पे जब होगा तो आपको पता है कि resultant force is always directed towards center, ठीक है भाई, रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ होगी। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स उसकी सेंटर की तरफ है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ है, तो रिजल्टेंट फोर्स पैदा कौन कर रहा है, यू नीड टू नो। सो एक फोर्स अपवर्ड इसकी ये इसमें टेंशन है, और डाउनवर्ड अगर देखें तो डाउनवर्ड इसका अपना वेट है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वेट इज लेस देन टेंशन, टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। यानी आप देखें कि मैं आपको समझाऊं, सो चूंकि टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। अच्छा सर, आपको कैसे पता कि टेंशन इज ग्रेटर देन वेट? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है, इसलिए टेंशन ज्यादा होगी वेट से, ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, ठीक है। सो यहाँ से अब मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, बिकॉज इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द टेंशन, वो टेंशन के बारे में पूछ रहा है इन द स्ट्रिंग। सो मैं टेंशन को एक तरफ कर दूंगा, टेंशन इज इक्वल टू एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, ये होगा m इंटू एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑब्वियसली। और ये w वहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r प्लस का mg कर लो उसको, ठीक है, प्लस का mg। सो mv² अपॉन r प्लस का mg, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, अब आते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस के ऊपर, सेक्शन बी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैक्यूम, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल इज गिवन, स्पीड इज गिवन, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी पता करना है। सो आपको पता है फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ऑलरेडी एंगल गिवन है कि 90 डिग्री है, ठीक है। सो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हमें निकालना क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। सो एफ अपॉन क्यू वी साइन ऑफ थीटा। फोर्स कितनी है, 9.2 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू जो आ रहा है, अच्छा चूंकि उसने बोला है कि एन अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल बोला है तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो +2 होता है, सेकंड +2, ठीक है, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेकिन वो पॉजिटिव में होता है ये वाला चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 2 टाइम्स बेसिकली, ये टाइम्स होता है the electron charge, ठीक है। so v is the speed is given which is 1.2 times 10⁻7 multiply by sine of 90 डिग्री, ठीक है भाई, ठीक है। काइंडली सब्स्टिट्यूट करिए ये वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करने के पास, ठीक है, मैं राउंड ऑफ करके डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, राउंड ऑफ करके डायरेक्ट लिखूं तो दिस वुड बी 0.0240 टेस्ला, सही है। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहीं पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वैसे हम सब 2 सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है, तो हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही कर देते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। टेस्ला, चले आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कैरोसेल इज अ पॉपुलर थीम पार्क, ठीक है। द राइडर सिट ऑन द मॉडल हॉर्सेस एज शोन, द कैरोसेल रोटेट्स
and the rider moves in a horizontal circle. The carousel takes 15 seconds to complete one revolution. Show that the angular velocity of the carousel is about 0.4 रेडियन पर सेकंड. भाई उसने ये बताया है ना, ये इंफॉर्मेशन दी हुई, दिस इज इंपॉर्टेंट. वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर 15 सेकंड में लग रहे हैं. ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर 15 सेकंड में लग रहा है. सो आओ देखते हैं वन रेवोल्यूशन में, क्योंकि आपने एंगुलर स्पीड निकालना है. सो आपको पता है वन रेवोल्यूशन वो क्या क्या दिया हुआ उसने, वन रेवोल्यूशन. ठीक है, ठीक है, वन रेवोल्यूशन पर 15 सेकंड्स. और आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है. ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. क्लियर है. सो मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ. अच्छा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ अपने हिसाब से. ठीक है, अब आप देखिए वन रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, तो हमें पता है कि 2 पाई रेडियंस होते हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आइए. ठीक है, कितना टाइम कितना लगा उसको, 15 सेकंड लगा, तो आप 15 सेकंड ही लिखिए. सो 2 पाई अपॉन 15 करिए, सो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. ठीक है, सो दिस वुड बी 0.418 रेडियन पर सेकंड. सो राउंड ऑफ करेंगे तो दिस वुड बी 0.4 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, 1 SF में. ठीक है भाई, इज दैट क्लियर. तो 1 SF में इसको राउंड ऑफ करना है क्योंकि उसने बोला है, दैट्स व्हाई. अब आ जाइए, द कैरोसेल इज रोटेटिंग, two riders are at the position X and Y. I mean Y and X on the carousel. As the carousel rotates, the rider X passes directly in front of the fixed point P. The rider at Y passes the fixed point P a short time later. Calculate time t. ठीक है, टाइम t कैलकुलेट करना है. अब वो कह क्या रहा है, तो ये जो घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज. ठीक है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज. अब क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो पहले x आएगा, y ऑलरेडी गुजर चुका है, अब y अगले चक्कर में आएगा. सो अब ये जब घूम रहा है तो ये सबसे पहले इस पॉइंट P के सामने से गुजरेगा पॉइंट x. जब पॉइंट x इसके सामने से पहली दफा गुजरा, फर्स्ट टाइम गुजरा, तो इसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी फॉर एग्जांपल. अब जब x चला गया, y आएगा, y आएगा, y आएगा. जैसे ही y आएगा, ठीक है, लेट्स से ये y इसके सामने से गुजरा, अब इसने स्टॉप वॉच की ऑफ. आ रही बात समझ में. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लोग घूम रहे थे तो इनके दरमियान, यानी कि पहली दफा x यहाँ से गुजरा और दूसरी दफा y यहाँ से आया. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल इसके सामने से कवर किया है वो एंगल ये पीछे वाला एंगल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा एंगल है, ये पीछे वाला एंगल कवर हुआ है. अभी जो पीछे वाला एंगल है वो कैसे निकल के आएगा, जो एंगल कवर्ड है. ठीक है, तो मैं यहाँ अगर लिखूं, ठीक है, इसके बारे में अगर लिखूं, द एंगल कवर्ड यानी थीटा कवर्ड वो आएगा 360, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करा दें 110 डिग्री. ठीक है, सो 360 में से 110 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट कराएं, दैट वुड बी 250 डिग्री जो उसके सामने से कवर किया है दोनों ने. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टी. ठीक है, वो टाइम टी आप निकालें. ठीक है, सो आए जरा इसको निकालते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. सो देखो ये वो थीटा आएगा जो कवर हुआ है. ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ. ठीक है, तो थीटा कवर्ड इज इक्वल टू 360 माइनस का 110 डिग्री टू 250 डिग्री. क्लियर है. अब जरा सुनना, अब इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग कर सकते हैं. हमें पता है कि उसने एक रेवोल्यूशन जो चक्कर लगाया था वो 15 सेकंड्स में लगाया था, यानी 15 सेकंड्स में लगाया एक रेवोल्यूशन, वो जो कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है. सो सिंस, ठीक है, 360 डिग्री में उसने, ठीक, 360 डिग्री में उसने कितना लगाया, 15 सेकंड का टाइम लगाया. सो ऑब्वियसली 250 डिग्री में कितना लगेगा उसको कर लो आप x. क्लियर है, आ रही बात समझ में. सो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाई 15. सो x की वैल्यू आ जाएगी 250 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाई 360. ठीक है, सो x की वैल्यू निकाल लेते कितनी आती है, 250 multiply by 15 divided by 360, that would be 10.416 समथिंग ये आ रहा है. ठीक है, सेकंड. अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, ये किसको हम राउंड ऑफ करें 10 सेकंड्स में. ठीक है, 1SF में. क्लियर हो गई बात. ठीक, ठीक. अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. In the upper atmosphere, high energy cosmic rays interact with the nuclei to produce pions.
pions basically these are the pi mesons, ठीक है. So the pions decay into muons. Muons are leptons, pions are mesons. वो कह रहा है कि state one difference between the structure of leptons and the structure of mesons. So देखो leptons are the fundamental particles while mesons are not. I mean they are the composite particles. ठीक है. तुम ये भी कह सकते हो कि mesons are basically hadrons. ठीक है, जो आगे जाके फिर वो mesons बनते हैं. तो mesons are the hadrons which are the composite particles. So तुम यहाँ पे लिख सकते हो, पहला तो यही डिफरेंस लिखो. ठीक है, कि आई मीन पहला तो यही होगा कि leptons are fundamental particles while mesons are composite particles. क्लियर है बच्चों? आ रही बात समझ में? So leptons are fundamental particles where mesons are composite particles. एक नंबर का हो गया ये. फिर अगर muons are unstable particles. अगला क्वेश्चन. The particle equation show a muon decaying into an electron, a muon neutrino, and electron antineutrino. Deduce whether the conservation of charge and conservation of lepton numbers apply to this. आपने चार्ज कंजर्वेशन शो करनी है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे. फिर आप लेप्टॉन कंजर्वेशन शो करेंगे, यानी उसकी इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका आंसर लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे. क्या है, स्टेप अलग अलग बनाइएगा. चार्ज कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर्स. तो अब क्या करेंगे सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले तो आप ये करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वेशन के देखिएगा चार्ज कितना है. तो ये -1 है, उसके साथ ई लाजमी लिखिएगा, लाजमी ई लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट का पेपर उसकी ट्रांसक्रिप्ट चेक होके आई है, जब उसको मैंने देखा है तो उसमें मार्क्स कटे हुए थे. तो ये हर दिमाग लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट आइए, ये आएगा -1e. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली ये जो न्यूट्रिनो है, यानी मियॉन न्यूट्रिनो है, इसका चार्ज 0 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद एंटी जो मियॉन एंटी न्यूट्रिनो है या एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये वाला सॉरी, उसके बाद जो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका चार्ज भी आप 0 ही लेंगे. ठीक है, तो आप इसको बैलेंस करेंगे. ठीक है, आप इसको बैलेंस करें. ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा. सो चार्ज आर बैलेंस. ठीक है, अब आप चाहें तो बोथ साइड से आप इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज हटा दें, कोई मसला नहीं है. ठीक है, दे आर बैलेंस. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यस चार्ज इज कंजर्व. क्लियर है? अब ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स में आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर सबसे पहले तो आप ये नोट करिए कि ये है नियॉन और ये है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इन दोनों को, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, इन दोनों को जो नंबर अलॉट किया जाएगा वो 1 1 किया जाएगा. सो हम इसको 1 अलॉट करेंगे, उनके एंटी पार्टिकल्स को हम -1 अलॉट करेंगे. ठीक है, तो इट इज नॉट द चार्ज. इलेक्ट्रॉन नंबर्स एक नंबर है. ठीक है, जैसे रोल नंबर होता है स्कूल में. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है. सो यहाँ पर हम जब बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, मियॉन के लिए 1, उसके लिए चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी 1. उसके बाद यहाँ पर मियॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी 1. लेकिन ये इसका एंटी पार्टिकल है, तो इसके लिए हम लिखेंगे -1. ठीक है भाई, सो अब ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे. सो यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा. अब आप देख लीजिए, दे आर बैलेंस. ठीक है, यहाँ पर भी आप लिखेंगे यस lepton number, lepton इज दैट क्लियर? समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, सो एक नंबर आपको इक्वेशन बैलेंस करने पे, एक नंबर की कंक्लूजन लिखने पे मिलेगा. तो दोनों में इस तरह से आप 4 मार्क्स ले सकेंगे. नेक्स्ट चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, कैस्टन इन्वेस्टिगेटेड
A student investigated the collision of the two spheres. The diagram shows the sphere before and after collision. After the collision, the sphere moved apart at an angle phi. ठीक है? Describe how the angle phi can be determined experimentally. तो भाई दो तरीके इसके बड़े कॉमन है. एक तो ये कर सकते हैं कि ऊपर से आप कोई कैमरा लगा दें, मोबाइल फोन से भी आप जो है उसको आप स्टैंड के साथ कनेक्ट करके रख सकते हो ऊपर. ठीक है, और लगाने के बाद आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में इसको मैनुअली अब मैं इसको उसको दोबारा से रिप्ले करके उसमें आप मोशन को उसके ट्रैक कर सकते हो. ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर आते हैं. ठीक है, उन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप मोशन को ट्रैक कर सकते हो. दूसरा ये कर सकते हो कि आप ये जो मेटल की बॉल्स हैं, ठीक है, जो स्फीयर्स हैं, इनके नीचे आप एक कार्बन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो. कार्बन पेपर का इस्तेमाल करने से जब ये गुजरेंगे तो इनसे उनके ट्रैक्स बन जाएंगे. ठीक है, उनके उन ट्रैक को आप जो है वो ट्रेस कर लो और उसके थ्रू फिर आप प्रोटेक्टर की मदद से एंगल निकाल लो. मुझे सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है तो मैं सेकंड ऑप्शन लिख देता हूँ. दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, दोनों ऑप्शंस जो है वो एक्सेप्टेबल है. इज दैट क्लियर? आओ नेक्स्ट है, आफ्टर कोलिजन द स्फीयर मूव्स अपार्ट इन phi. डिस्क्राइब हाउ द एंगल phi कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. दो मार्क्स हैं तो आओ इसके बारे में लिखते हैं. तो पहला क्या हो सकता है, वो ये कि यूज यूज कार्बन पेपर, उस कार्बन पेपर अंडरनीथ, ठीक है, अंडरनीथ द स्फीयर. ठीक है, टू शो द spheres, to show the track of the sphere. Is that clear? अब एंगल मेजर कैसे होगा, ये तो हमने उसके ट्रैक्स बता दिए. अब जाहिर सी बात है एंगल रखेंगे और एंगल मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे. नाउ यूज अ प्रोटेक्टर, use a protector to measure the angles. क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप इसको करेंगे. नेक्स्ट है, the student rolled a sphere of mass 51.0 gram with a velocity of u into a stationary sphere of mass 32.0 gram. After collision, the sphere began to move apart. The collision was elastic. Show that u is about 0.25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपने उसकी स्पीड निकालनी इनिशियली. तो भाई कैसे निकालें, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. सो काइनेटिक एनर्जी से काम करते हैं. तो देखो यकीनन प्रीवियसली जब ये स्फीयर आ रहा होगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी. ठीक है, कुछ यूं जाके उसने हिट किया होगा. ठीक है, सो ये मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. ठीक है, सो ये बिफोर है, ये आफ्टर है. क्लियर है? अब बिफोर में यहाँ पे मास कौन सा था, ऑब्वियसली यहाँ पे ये 51.0 ग्राम वाला था. ठीक है, और इसकी स्पीड थी यकीनन जब ये आ रहा था तो इसकी स्पीड थी यू, वो वाली स्पीड निकालेंगे. तो चूंकि इलास्टिक कोलिजन है सो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम. सो काइनेटिक एनर्जी में स्पीड कौन सी इस्तेमाल होगी, याद रखिएगा, बिफोर कोलिजन में ये स्पीड होगी और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो इधर कहीं रुका हुआ होगा तो इसकी स्पीड इनिशियली, चूंकि वो रेस्ट में इनिशियली उसकी स्पीड 0 होगी इस वाली बॉल की. ठीक है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूं लेट्स से, तो ये पहले इधर होगा 32 ग्राम वाला. ये मैं सिर्फ बना रहा हूँ आप लोग के लिए, 32.0 ग्राम वाला. ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले स्टेशनरी है. सो अगर इसकी u1 इज इक्वल टू u है, सो ये u2 इसका 0 है. क्लियर? इसका ये मास हो जाएगा m1. ठीक है, इसका ये मास हो जाएगा m1, इसका ये मास हो जाएगा m2, इसकी जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी v2. ये क्योंकि आफ्टर कोलिजन ये इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी. सो वी नीड टू फाइंड यू. ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम कि जब हम काइनेटिक एनर्जीज वाली इक्वेशन लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जीज वाली इक्वेशन में हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इसकी u लिखनी है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 0 लिखना है, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में यानी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ये v2 लिखेंगे. इसका कंपोनेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वेक्टर होता है, वो मोमेंटम में इस्तेमाल होता है. काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट मतलब ये जो एक्चुअल वैल्यू है वही लिखते हैं. ठीक है, उसकी वेलोसिटी की, मैग्नीट्यूड की. और यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही है कि यही लिखेंगे उठाकर. ठीक है, सो आए करते हैं. सो अब क्या करेंगे भाई, अब आप देखिए, सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बिफोर और सम ऑफ
काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब बिफोर करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हाफ, ठीक है, m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। क्लियर है? अब सब में से हाफ कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा अच्छा है कि आप सब में से हाफ कॉमन लेके कैंसिल कर दें। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, या अब नेक्स्ट स्टेप में चले इसको कर लेंगे। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया। अब इसका m1 कितना है? इसका m1 है 50, 51 है। इसको लिख देते हैं 0.051 स्पीड कितनी है इसकी? इनिशियल स्पीड इसकी u है तो उसको u ही रखते हैं प्लस, अब ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये स्पीड 0 है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ से भी आप 1/2 कॉमन ले लें तो इसका m1 कितना हो जाएगा? m1 हो जाएगा वही 0.051। ठीक है, दिस वुड बी 0.051 मल्टीप्लाई बाय v1 0.170 का स्क्वायर प्लस m2 कितना है? एंड m2 है 0.032 मल्टीप्लाई बाई 0.230 का स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहाँ दोनों तरफ से आप हाफ हाफ लेके कैंसिल कर दें और फिर यहाँ से आप सॉल्व करें। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आखिर में u की वैल्यू निकालें। जब आखिर में आप u की वैल्यू निकालेंगे यानी इस पूरे राइट साइड को सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं 0.051 इंटू 0.170 स्क्वायर प्लस 0.032 इंटू 0.230 का स्क्वायर, तो राइट साइड में आएगा ये आएगा 0.00316। ठीक है, इसको आप डिवाइड करा दो, इसको आप डिवाइड करा दो। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करोगे? 0.051 से। ठीक है, 0.051, तो ये आंसर आएगा आपका 0.062। ठीक है, अब ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 0.062। जो 0.062 आ रहा है तो यहाँ पर पहले से स्क्वायर मौजूद है, दिस वुड बी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्क्वायर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर u लगा के इस पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पे आंसर बनेगा 0.249। ठीक है, अब ये 0.249 वैसे तो आ रहा है आगे भी है, लेकिन 0.249 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, क्या आप देखो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी है, तो इसको 0.249 मीटर पर सेकेंड में। The student determined that theta was 43 डिग्री। ठीक है, अब deduce whether the student was correct। अब उसने कहा कि थीटा उसने डिटरमाइन किया। अब कैसे डिटरमाइन किया? तो देखो उसके लिए हमें मोमेंटम पे जाना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो हमारे पास मोमेंटम को कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने के तरीके हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वर्टिकल लगाएंगे जल्दी हो जाएगा। उसकी वजह ये कि बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, और ये बिफोर कोलिजन इसका भी कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है क्योंकि ये वाला स्फीयर भी रुका हुआ है। सो बिफोर कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के नहीं है तो 0 हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, इसके भी दो, तो हमने दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट लेने हैं। अगर इसके हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं ना, ठीक है, अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड बनेगा। क्लियर है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड बनेगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड में हो गए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली। ठीक है, सो आओ अब ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम साइन लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे चूंकि जितना जितना कंपोनेंट हमारा ये होगा उतना ही वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये होगा। इज दैट क्लियर? दोनों ही वर्टिकल कंपोनेंट हमारे होंगे। ठीक है, सो मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सो अब क्या करेंगे? तो यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो यूज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
बेसिकली लीनियर मोमेंटम, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो आप क्या यूज करोगे, तो ये बिफोर हो जाएगा और ये आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। सो बिफोर के लिए आप क्या यूज करोगे, बिफोर के लिए आप यूज करोगे 0 + 0, और आफ्टर के लिए आपको +0। अब आफ्टर कोलिजन ये होगा कि ये जो आफ्टर कोलिजन, सबसे पहले हमने इनको देखना है, इसके कंपोनेंट को देखना है, ठीक है। तो ये M2V2 है, सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा M2V2 साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा M2V2 साइन थीटा, और ये डाउनवर्ड है तो ये हो जाएगा -M1V1 साइन ऑफ 34 डिग्री। क्लियर है, M2V2 साइन थीटा -M1V1 साइन 34 डिग्री। सो आओ लिखते हैं, सो दिस वुड बी M2V2 साइन ऑफ थीटा -M1V1 साइन ऑफ 34 डिग्री, क्योंकि मोमेंटम है, वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से डाउनवर्ड वाले के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाया। क्लियर है, सो अब इसको एक तरफ कर लेते हैं। सो M2V2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू M1V1 साइन ऑफ 34 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सो M1V1 हो जाएगा। अब M1V1 क्या हो जाएगा, सो 51 ग्राम इंटू 0.17, सो ये हो जाएगा 51 ग्राम इंटू इंटू 0.17, ठीक है, ठीक है। उसके साथ हम लगाएंगे साइन 34 डिग्री, तो लगा दें साइन 34 डिग्री, ठीक है। डिवाइड में डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर में लगाएंगे M2V2, सो M2V2 हमारे पास कितना है, वो 32 ग्राम और 230, सो 32 ग्राम है तो ये हो जाएगा 0.032 इंटू, ठीक है, 0.230, ठीक है, इसकी स्पीड है 0.230। कह रहे सॉल्व करें और पूरे का साइन इनवर्स लें और आखिर में थीटा की वैल्यू कोड करें। सो थीटा की वैल्यू आई, ये बनेगा 41.2 डिग्री, ठीक है, ठीक है। सो 41.2 डिग्री आ रहा है, उसने क्या कहा था कि 43 डिग्री। सो एज यहाँ पे साइड में लिख लें कि एज, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू is 41.2 degree, which is obviously less than 43 degree. So the student was wrong, wrong कह लो, क्योंकि करेक्ट का वर्ड यूज किया है तो आप wrong कह लो, incorrect कह लो, his estimation or his measurement is incorrect. Is that clear? So ये छोटा सा आपने कैलकुलेशन लास्ट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, defibrillator saves lives by delivering energy to restart heart that has stopped. देखा नहीं है, वो जो इलेक्ट्रिक शॉक जो देते हैं ये उसकी बात कर रहा है, यानी कि जब हार्ट चलना बंद हो जाता है तो उस वक्त। A defibrillator includes a capacitor and a pair of metal electrodes. The capacitor is charged by connecting it into a large potential difference. The electrodes are connected across the chest of the person and the capacitor discharges. A switch is used to discharge or charge the capacitor as shown. ठीक है, तो ये वो जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये उसके हैंडल हैं जो पकड़ के, अक्सर मूवीज में आपने देखा है कि वो लगाते हैं, और हॉस्पिटल में भी देखा ही होगा आपने, ठीक है। और जिसकी वजह से पर्सन को एक शॉक लगता है, जाहिर है कि एक कैपेसिटर है वो सडनली डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने से शॉक लगता है, जिससे वो उसका हार्ट जो है वो चलना शुरू हो जाता है अगर वो काम करना बंद कर जाए तो। टू चार्ज द कैपेसिटर द स्विच इज कनेक्टेड टू ए, ठीक है, चार्ज करने के लिए उसे ए से कनेक्ट करेंगे, डिस्चार्ज करने के लिए बी से। To restart a heart, the energy stored in the capacitor need to be at least 150 joule. उसकी एनर्जी at least 150 joule होना चाहिए। Deduce whether this circuit will provide enough energy to restart a heart. तो हमने इसकी बेसिकली एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ CV²। सो हाफ इंटू सी कितना है 120 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल कितना है 1750। अच्छा, अब ये कनेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इतना है, जब डिस्कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट होते वक्त यही पोटेंशियल इस पोटेंशियल पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 1750, ठीक है, हाफ CV²। अब सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आती है 1/2 टाइम्स 120 एक्सपोनेंट -6 टाइम 1750 का स्क्वायर।
सो ये वैल्यू आती है 183.75 जूल। सो इसको अप्रोक्सीमेटली आप कर लें 180 जूल, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों का सेम रहेगा। अब आप यह लिख दें एज 180 जूल इज ग्रेटर देन 150 जूल, ठीक है। सो सो द एनर्जी required to restart the heart is enough। क्लियर है? अब आए, the electrodes are held on a person's chest by insulated handles. The switch is moved to the position B. The capacitor is then partially discharged across the person's chest. The initial discharge current is 20 ampere। इनिशियल जो करंट था इसको आप आई नॉट कह दीजिए। द डिस्चार्ज स्टॉप व्हेन द डिस्चार्ज करंट इज 8 एम्पियर, इसको आई कह दीजिए। द चेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द पर्सन, इसको आप आर कह दीजिए, इट इज 87.5। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द करंट टू डिस्चार्ज टू 8 एम्पियर। अब देखो कहानी क्या है, जैसे ही अब इसको इससे कनेक्ट किया तो आगे इस पर्सन के, जाहिर इंसान के ये चेस्ट होगा, ठीक है, उसका ह्यूमन चेस्ट होगा। अब इस चेस्ट से करंट गुजरेगा, इस तरफ से कहीं से वापस आएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, उसे करंट लगेगा। तो इस वाले हिस्से की जो रेजिस्टेंस है ना आर की वैल्यू वो गिवन है, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे गिवन है। ये ह्यूमन चेस्ट की रेजिस्टेंस है जिसकी वो बात कर रहा है, कह रहा है ये ह्यूमन चेस्ट की रेजिस्टेंस की वो बात कर रहा है। सो वो कितनी वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 87.5। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द करंट टू डिक्रीज टू 8 एम्पियर। सो भाई उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर नेगेटिव टी बाई आर सी वाला। तो इनिशियल करंट आपका क्या है, इनिशियल करंट है 20 एम्पियर, फाइनल है 8, ठीक है। ई रेज़ टू पावर नेगेटिव आपको टी अपॉन आर सी, आर कितना है 87.5 मल्टीप्लाई बाई जो सी है वो है 120 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6, ठीक है भाई। और आपको क्या निकालना है, टी की वैल्यू। लॉगरिथम ले लिए बोथ साइड पे, लेकिन वो लेने से पहले पहले ये 20 को वहां ले जाके डिवाइड करा दिया। तो 8 डिवाइड बाई 20। अब आप लें बोथ साइड पे लॉगरिथम, ठीक है, नेचुरल लॉग लीजिए। और यहाँ पर भी जब आप नेचुरल लॉग लेंगे, जब यहाँ पर आप नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग लेने से यहाँ पर वैल्यूज आएंगी माइनस टी अपॉन आर सी। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर में 87.5 इंटू 120 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 को आपस में सॉल्व कर लें। दिस वुड बी 0.0105। अब इसको सॉल्व करें तो अब लेफ्ट साइड पे ये है ln 8 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 0.916 आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 0.0105 से, तो 0.9621 आ रहा है। तो टी की वैल्यू कैंसिलेशन के बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही है 0.00962 आ रही है, ठीक है। सो दिस वुड बी 0.00962, ठीक है, सेकेंड्स, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही है, रहने दीजिए इसको आप, ठीक है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द डिस्चार्ज इज स्टॉप। वो कह रहा है कि जब डिस्चार्ज होना स्टॉप हो गया तो उसका चार्ज उस वक्त क्या था। तो हमें क्या निकालना है, फाइनल चार्ज या क्यू। क्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा सीवी, और सवाल है वी कहाँ से आएगा, यानी फाइनल वोल्टेज वो आएगा इनिशियल वोल्टेज से। इनिशियल वोल्टेज कहाँ से आएगा, अब वो इनिशियल वोल्टेज कहाँ से आएगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनिशियल वोल्टेज आएगा इधर से, ठीक है। यानी कि जब हम ये कंडीशन लगाएंगे कि जो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है बिफोर डिस्चार्जिंग और आफ्टर डिस्चार्जिंग विल रिमेन सेम, सो फिर हम ये लगा सकते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। आर की जगह वी अपॉन आई, ये भी आर की जगह वी अपॉन आई। सो ये वी नॉट अपॉन आई नॉट यानी इनिशियल वोल्टेज अपॉन इनिशियल करंट, फाइनल वोल्टेज अपॉन फाइनल करंट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई ये बेसिकली मुझे चाहिए फाइनल वोल्टेज चाहिए। क्लियर, सारी बात समझो। तो अब फाइनल वोल्टेज मैं कैसे निकालूंगा, तो फाइनल वोल्टेज के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है, V इंटू आई अपॉन आई कर देता हूँ। दिस वुड बी इनिशियल वोल्टेज, दिस वुड बी इनिशियल करंट। अब आप देखिए इनिशियल वोल्टेज कितना था, इनिशियल वोल्टेज वाज 1750 टाइम्स, फाइनल करंट कितना था 8, ठीक है। टोटल डिवाइड कर दीजिए इनिशियल करंट, सॉरी इनिशियल वोल्टेज वाज 20, ठीक है। सो अब इसको करते हैं, सो 1750 डिवाइड बाई 20
मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज, मुझे मिल रहा है 700 वोल्ट। क्लियर है? अभी 700 वोल्ट मिल गया। अब ये इससे हम क्या निकालेंगे, अब इसको V से मल्टीप्लाई करके चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज, Q इज इक्वल टू CV, और ये फाइनल चार्ज आपको पता लगेगा। सो ये कितना है, 120 टाइम्स 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 700। सो फाइनल चार्ज आपको मल्टीप्लाई 120 एक्सपोनेंट -6, दैट वुड बी 0.084, ठीक है, कूलम। सो ये तो 0.084 कूलम। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ में? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर आप देख लीजिए, 3 चल रहे हैं तो आप फिर आप एक जीरो और लगाइए, उसी पर रिस्पॉन्स करिए। क्लियर है? नेक्स्ट, the capacitor must be recharged before the defibrillator can be used again. During the charging process, the charge Q on the capacitor varies with time t as shown. ठीक है, वो क्या कर रहा है, Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट टाइम्स ई रेस टू पावर टी अपॉन आर सी। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, मैं Q नॉट को कॉमन ले लूँ और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव टी अपॉन आर सी। ठीक है, where Q naught is the charge on the capacitor when it is fully charged. The graph shows how the Q varies with time t as the capacitor is being charged. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि फाइनल चार्ज इस पे कितना स्टोर हो रहा है। तो वो कितना स्टोर हो रहा है उसके लिए हम, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्वियसली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। वो लाइन जो है वहां से लेकर यहाँ तक कट करेगी। नाउ वी नीड टू चेक, ये 0.0.20 0.21 0.215, दिस वुड बी 0.215। क्लियर है? 0.215 because 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25, ठीक है, 0.215। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में रेजिस्टेंस निकालो कितनी है, यानी ये जो आर है ना, इस आर की वैल्यू निकालो कितनी है, हमें नहीं पता। कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हमें ये पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर टी अपॉन आर सी। अब इसमें क्या क्या हमारे पास है, Q नॉट हमारे पास है, हमें ये पता करना है, देखो हमें पता करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है टाइम कांस्टेंट से, यानी कि आर सी का प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें कैपेसिटेंस तो पता है, हमें टाइम कांस्टेंट कहीं से पता चल जाए। टाइम कांस्टेंट हमें चार्जिंग के केस में ये पता है कि अगर हमने टाइम कांस्टेंट निकालना है तो ये इक्वेशन के साथ क्या किया जाए, यानी कि मैं इसकी अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करूँ, सो मुझे पता होना चाहिए टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ताकि मैं उससे सी को डिवाइड करके आर की वैल्यू निकालूं। अब टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या होता है, टाइम, सो टाउ जो है वो बेसिकली, हम टाइम कांस्टेंट निकालना है, हमने टाउ की वैल्यू निकालनी है। सो टाउ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि टी को सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा आर सी के, यानी 1 टाउ के सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। वैसे मुझे पता है कि 63% जिस वक्त जो है वो चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, चार्जिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त उसका 1 टाइम कांस्टेंट अचीव होता है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगेन ऐसे नहीं चलना, हमने थ्रू प्रोसीजर चलना है। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट, ठीक है, इंटू 1 - e⁻टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये हो गया। हमने यहाँ पे लिख दे पहले कि फॉर टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट टाउ, ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ निकालने के लिए टी इज इक्वल टू 1 आर सी या 1 टाइम कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अब क्या होगा यहाँ पर, हम जब ये क्यू निकालेंगे, सो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव टी की जगह भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हम आर सी कर देंगे और नीचे तो वैसे ही हमारा आर सी है। क्लियर है? उसके बाद ये आर सी से आर सी कैंसिल, सो ई की पावर -1 बन जाएगा। सो मैं अगर 1 माइनस, ठीक है, ई रेज टू पावर -1 करूं, दिस विल गिव मी 0.6321, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू। आ रही बात समझ में? तो अब 0.6321 का मतलब कि इनिशियल चार्ज का 0.632, इनिशियल चार्ज मतलब सॉरी फाइनल चार्ज का, दैट इज 0.215। सो फ्रॉम ग्राफ लिख देते हैं, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0.215 कूलम। सो मैं यहाँ पे
Q की फाइनल वैल्यू निकालने के लिए Q इज इक्वल टू 0.215 मल्टीप्लाई बाई 0.6321 सब्सटीट्यूट कराता हूँ। सो 0.215 इंटू 0.6321 होगा, तो ये वैल्यू आएगी, ये फाइनल वैल्यू आएगी मेरी 0.13.135। ठीक है, 0.1359 है, इसको मैं 0.136 भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज 0.1359। ठीक है, इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो 0.136 कूलम में ये राउंड ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब ग्राफ से 0.136 देखो कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इसी पे हम इसका टाइम कांस्टेंट पता करेंगे। सो ये 0.10, 0.11, 12, 13, 0.13, ठीक है, 0.13 के पास ये 0.14, तो 0.135 है। इस 0.135 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो दिस वुड बी 0.136। सही है, आ रही बात समझ में? अब अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ आता हूँ, सो दिस वुड बी 50। सो 50 इज बेसिकली द टाइम कांस्टेंट। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ये वन टाइम कांस्टेंट है जो आरसी के प्रोडक्ट के इक्वल है 50। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, एट कितना, एट 0.136 कूलम, ठीक है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आरसी इक्वल टू 50, और 50 ये सेकंड्स में, जी बिल्कुल सेकंड्स में। ठीक है, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम फाइनली वैल्यू अब निकालेंगे किसकी, 50 इज इक्वल टू आर सी, 50 इज इक्वल टू आर की वैल्यू निकालनी है, मल्टी, अब कैपेसिटेंस को वहां ले आके डिवाइड कर देते हैं, तो 50 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितनी है, 120 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 इक्वल टू आर। सो आर की वैल्यू आ रही है, ये सब हटा दो यहाँ से, सो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 50 डिवाइडेड बाई 120 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6, तो ये वैल्यू आएगी 4.17 इंटू 10⁵ ओम्स। ठीक है, राउंड ऑफ करने के, व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन, when a high energy photon passes through a strong electric field, pair production can occur. In pair production, the high energy photon creates a particle and anti-particle pair. Particle anti-particle pair का मतलब है कि ये पॉजिट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन कहलाते हैं। इसका उलट जो होता है, रिवर्स फिनोमेना होता है, वो एनिलेशन होता है। An example of pair production is given by the equation. So it's a gamma photon, और उसके साथ ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है। When a photon creates an electron-positron pair, state two differences between an electron and a positron. पहला डिफरेंस ये है कि they have opposite charges। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, they have opposite charges and, और दूसरा क्या है कि they have opposite lepton number, और सेकंड ये है कि दे हैव अपोजिट लेप्टॉन नंबर्स, इनके लेप्टॉन नंबर्स भी अपोजिट हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसका लेप्टॉन नंबर 1 है तो इसका -1 होगा, एंटी पार्टिकल का -1 होता है। लेप्टॉन नंबर्स की बात कर रहा हूं, लेप्टॉन नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, a high energy photon has an energy of 1.2 mega electron volt. Deduce whether this photon has a sufficient energy to create an electron positron pair. ठीक है, ये आपने डिड्यूस करना है कि क्या इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये सफिशिएंट होने वाली है, इसलिए कि गामा रेस को, यानी गामा फोटोन को कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है पेयर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और इससे तकरीबन 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो पार्टिकल्स पैदा होते हैं जिनकी एनर्जी 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 0.51 किलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसने 1.2 दिया हुआ है जो कि वैल्यू उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर है यही हमने प्रूफ करना है, तो आओ देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं।
ठीक है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं इस वाली एनर्जी को लेके चलूं और इससे मैं मास को क्रिएट करवाऊं। ठीक है। सो मैं इस एनर्जी को लेके चल सकता हूँ, उससे मास क्रिएट करवा सकता हूँ और ये देख सकता हूँ क्या इस एनर्जी से क्रिएट होने वाला मास वो जो दो इलेक्ट्रॉन के कंबाइंड मासेस हैं उनसे ज्यादा है कि उनसे कम है। अगर उनसे ज्यादा है तो ये जनाब पैदा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यानी ये एनर्जी क्या सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को पैदा करने के लिए। ठीक है। तो उन दोनों के मासेस को मैं ऐड करवाऊंगा और इस एनर्जी को मास में कन्वर्ट करवाऊंगा। तो इस एनर्जी से पैदा होने वाला मास और वो जो तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर हैं उनके जो मासेस हैं, अगर इससे पैदा होने वाला मास उन दोनों के कंबाइंड मासेस से ज्यादा होगा तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जनाब हमारे पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि उन जैसे मास तो पैदा करेगी बल्कि उससे ज्यादा मास भी पैदा कर सकती है। आ रही बात समझ में? पैदा करने का मतलब है क्रिएट, कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है। एक और तरीका ये है कि मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को लेके चलूं, उनकी एनर्जी को साथ लेके चलूं और उनके मासेस को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो जो एनर्जी है उसको इससे कंपेयर करूं। तो दोनों प्रोसीजर्स बिल्कुल ठीक है। आइए जरा करते हैं इसको। ठीक है भाई। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? ठीक है। हमारे पास एक तरफ गामा है। ठीक है। एक तरफ गामा है और यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को साथ भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगी वो आपकी ठीक है ई इक्वल्स टू ठीक है एम इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो वी नीड टू फाइंड is it E upon C square. So we have 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब है 10 टू पावर 6। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो ये हमने कर लिया। डिवाइड में हमारे पास है सी स्क्वायर। सो वी नीड टू राइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये लिखिए और इससे जो है वो मास क्रिएट करते हैं हम कि कितना मास हमारा क्रिएट हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसको मैं सबको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो मास क्रिएट हो रहा है आइए वो कैलकुलेट करते हैं। दिस वैल्यू विल बी 2.13 into 10 raised to power 2.13 into 10 raised to power नेगेटिव 11 किलोग्राम। ठीक है। यानी इस एनर्जी से पैदा होने वाला जो मास है 2.13 इंटू 10 raised to power नेगेटिव 11 केजी ऑफ मास ये पैदा हो सकता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी तरफ देखेंगे पॉजिट्रॉन को। ठीक है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को देखेंगे सेकंड। ठीक है। अब जब हम इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दोनों के जो मासेज है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 to the power -31। ठीक है। प्लस 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg। सो ये 9 टू 18, ये 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो आप इसको देखते हैं। सो 18.22 हो जाएगा यानी कि 18.22 ट्वाइस हो जाएगा उसका। सो 18.22 टाइम्स 10 to the power -30। ठीक है। ठीक है। 10 to the power -30। उसके बाद ये हो गया 18.22 टाइम्स 10 to the power 30 kg। अब आप समझना कि ये जो मास प्रोड्यूस कर रहा है वो मास कर रहा है 18.22 इंटू 10 to the power 30 kg। आई मीन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से इनके पेयर से जो मास इन दोनों का मिला के है वो 18.22 इंटू 10 की पावर 30 kg। फिर सुन लो, इन दोनों के कंबाइंड मासेस बन रहे हैं 18.22 इंटू 10 की पावर 30 kg। ये मास उस एनर्जी से बनने वाले मासेस से कम है। यानी इस एनर्जी के पास मजीद मास पैदा करने का पोटेंशियल है। आ रही बात समझ में? मतलब मजीद मास वो पैदा कर सकती है, मौजूद है। क्योंकि इसके कन्वर्ट करने से जो मास आ रहा है वो आ रहा है 2.13 इंटू 10 to the power -11 kg। ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिएगा। क्लियर? एज 2.13 इज
So this 1.2 mega electron volt energy for gamma photon is sufficient to to perform pair production. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 6 मार्क का है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। द ट्रैक्स shown were produced by the particles in a particle detector. There was a uniform magnetic field perpendicular to the plane containing the tracks. Explain how this track could provide the evidence for a photon creating a particle anti-particle pair. देखो यहां से ये दो पार्टिकल अलग हो रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है। ऊपर को देखते हुए इक्वेशन देखते हुए हम ये फैसला कर रहे हैं। अब देखो नीचे से जो आ रहा है पार्टिकल, यहाँ से जो आ रहा होगा ऑब्वियसली वो कौन होगा? वो फोटोन होगा। ठीक है, अब फोटोन कभी भी अपना ट्रैक नहीं छोड़ता। ठीक है, फोटोन कभी भी अपना ट्रैक नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह यह है कि फोटोन न्यूट्रल है। क्यों ट्रैक छोड़ेगा? ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी कि या तो वो इनटू द पेज है भाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं आपको समझाने के लिए, सपोज दैट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर क्रॉस बना सकते हैं, डॉट भी बना सकते हैं। डॉट होगा तो वो टुवर्ड्स यू होगा। ठीक है, क्रॉस होगा तो पेज के अंदर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फॉर एग्जांपल जा रही है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर फोटोन आ रहा होता ना सीधा निकल जाता, वो मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट नहीं होता इस ट्रैक में। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर ये दो पार्टिकल्स, अगर ये ट्रैक दो तरफ जाके आगे जाके डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दो पार्टिकल्स हैं, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, इक्वल मासेस के पार्टिकल है। अच्छा वो कैसे है उसको समझना। वो ये कि भाई ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कर्वेचर कि आगे जाके यकीनन कोई सर्किल का पार्ट होगा। समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये भी आगे जाके यकीनन किसी थ्योरेटिकली किसी सर्किट का पार्ट होगा। ठीक है, अब किसी भी सर्किल का पार्ट है, दोनों सर्किल के रेडियस सेम है। लग रहा है इनके कर्वेचर से ही लग रहा है यहाँ से कि दोनों सर्किल के रेडियस सेम है। अगर इन दोनों सर्किल के रेडियस, ठीक है, अगर इन दोनों सर्किल की रेडियस सेम है, ठीक है, और जाहिर सी बात है एक तो रेडियस सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है ऑफ इक्वल मासेस, यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रूव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले फोटोन है वो अपना ट्रैक नहीं छोड़ेगा, इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये ट्रैक्स किसकी वजह से, ये ट्रैक्स है पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, और यानी कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि फोटोन तो सीधा जा रहा है। तीसरी बात क्या हो जाएगी, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, वो ये होगा कि ये जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है ट्रैक। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट और, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस का सेम होना यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और रेडियस भी इनका सेम है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट हम बात करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू हम ये साबित करेंगे कि इनका मास भी सेम है। वो कैसे? यू नो दैट के फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू P अपॉन पी क्यू। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो और दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यानी V अपॉन बी आर के रेशियो से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि फोटोन सीधा सीधा आ रहा था, स्टार्ट से बिल्कुल शुरू से बताएंगे। तो फोटोन कभी भी अपना पाथ नहीं छोड़ता। ठीक है, लेकिन वो छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आगे अगर दो पाथ आगे बन रहे हैं तो इसका मतलब एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। आया इस पे बात करते हैं। ठीक है, फोटोन फोटोन डज नॉट लीव does not leave leave the track as it has not got a charge। ठीक है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो इंडिकेटिव कंटेंट का होगा वो ये होगा कि हमने ट्रैक्स का रीजन बताना पड़ेगा कि ट्रैक्स पैदा ही क्यों है आगे जाके। दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है,
क्लियर? ठीक है। थर्ड क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये होगा कि ये किनका कर्व जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शंस की वजह से क्या हो रहा है कि उनके अपोजिटली चार्ज है, तो अब बात कर लेते हैं इस पे। द ट्रैक कर्व्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एक पॉइंट है। वी शो दैट दे हैव चार्जेस, इनके अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कि एक चीज समझ लीजिए कि देखिए, ये जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर अगर वो सेम है, ठीक है, टी की वैल्यू सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, तो पीछे क्या रह जाता है कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है। मोमेंटम अगर कंजर्व है तो मोमेंटम को खोलिए तो मास इनटू वेलोसिटी आएगा। सो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, दोनों के मासेस भी सेम होंगे। तो आइए इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से ये 6 मार्कर हमारा कंप्लीट हुआ। 1 मार्क, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 और दिस वन इज 6। ठीक है, 6 मार्क। आगे चलते हैं। A teacher showed a simple alternating current generator to her class. The generator consists of a coil in a magnetic field. The handle is used to rotate the coil. The teacher connected a voltage sensor to a pair of slip ring as shown. ठीक है, अच्छा जी। अब क्या कह रहा है? The voltage sensor was connected to a data logger. Initially, the plane of the coil was horizontal and parallel to the magnetic field. The teacher rotated the handle at constant speed. Constant speed से वो rotate कर रहा है। ठीक है, अब कांस्टेंट स्पीड से ये होगा कि जो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, वो हर साइकिल में उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करा, द टीचर रोटेटेड द हैंडल एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्केच ग्राफ ऑफ ईएमएफ अगेंस्ट द टाइम ऑफ टू कंप्लीट रोटेशन ऑफ द हैंडल एज शोन इन द डाटा लॉगर। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब इसमें आप ये देख लीजिए कि आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये देख लीजिए कि जब ये हॉरिजॉन्टल होता है कॉइल, फर्स्ट करो वो उसको, फॉर एग्जांपल वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जब उसको वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो इसके नीचे जाने से यानी फोर्स लगने से होगा ये कि जैसे ही फोर्स लगेगी तो ये जो कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से गुजर रही होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को नीचे जाते हुए कट करेगा। तो इसके कट करने से जाहिर सी बात है फ्लक्स पैदा होगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कॉइल जब हॉरिजॉन्टल है तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, जब कॉइल वर्टिकल है तो ईएमएफ मिनिमम होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल वाज हॉरिजॉन्टल। इनिशियली प्लेन ऑफ द कॉइल क्या है? हॉरिजॉन्टल है। भाई अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो इधर से जब वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, हमने खुद से अज्यूम किया वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, आप क्लॉकवाइज अज्यूम कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में वो जाएगा, अज्यूम करो वो नीचे जा रहा है क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जैसे ही वो नीचे जाएगा, इसके नीचे जाने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ जा रही है कटेगी, इसके कट कट करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ इस पॉइंट पर होगा जब ये हॉरिजॉन्टल है। सो मैं यहां से इसको
ठीक है, कुछ इस तरह से आपका नहीं आ रही है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि फॉर टू कंप्लीट रोटेशन हमने बनाना है, तो फॉर टू कंप्लीट रोटेशन बना दिया, यहां से ये हाफ साइकिल को आप मिटा दो, खत्म। बल्कि नहीं, ये हाफ अभी और रह गई है, चलो हाफ साइकिल इसकी और बना देते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। आरी बार समझ, कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर है? यानी कि पूरी टू कंप्लीट साइकिल, ये वन साइकिल और ये टू साइकिल्स, ठीक है। सो ये दो साइकिल हमने बना दी। अब बात ये है कि जब कॉइल हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल कॉइल पे, यानी ये कॉइल अगर आपका हॉरिजॉन्टल है, सो इस तरह से ये रोटेट कर रहा होगा, तो जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मैक्सिमम ईएमएफ होगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स आपका कट कर रहा होगा। ठीक है, जो वर्टिकल पोजीशन है, यानी कि जब ये वर्टिकल आएगा, ये कॉइल ऐसे घूम के नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो ऊपर की तरफ जाते हुए, जब ये हॉरिजॉन्टल था, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन थी, ये कॉइल इस तरह था, तो ये इस तरह से ऊपर जाके इसको कट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये इसको घूमते हुए कट करने की कोशिश कर रहा था हॉरिजॉन्टली, इसलिए फ्लक्स उस वक्त सबसे ज्यादा चेंज हो रहा था टाइम के हिसाब से। लेकिन जिस वक्त ये वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल अगर फर्स्ट करो ये इस तरह से गुजर रहा है, तो जब ये घूमने की कोशिश करेगा, तो इसे घूमते हुए 90 डिग्री पे कट नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रही होगी, लेकिन वो कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कट नहीं कर पाएगा, बल्कि गुजरने की कोशिश करेगा उसके पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी यूं जा रही है, और साथ साथ ये जो कॉइल है, ये भी बिल्कुल उस डायरेक्शन में पैरेलल जाने की कोशिश करेगा। तो 90 डिग्री में कटिंग कम से कम होती है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी सबसे कम होगा, इसलिए ईएमएफ भी कम से कम इंड्यूस होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे। सही है, सो देखो, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। आप साइकिल के हिसाब से चलो तो 180 भी बोल सकते हो, यानी 0, 90, उसके बाद 180, उसके बाद 270, फिर 360 या 0 डिग्री, आप इस तरह से काम कर लें, ज्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चल सकते हैं, दूसरी साइकिल के लिए भी इस तरह से कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, स्केच का है तो हम स्केच ही करेंगे, हम उस पर कोई रीडिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप ये काम और कर सकते हो, आप ये भी लगा दो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं आगे। द टीचर डबल द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, एक्सप्लेन हाउ दिस अफेक्ट द ग्राफ शोन ऑन द डाटा लॉगर। अच्छा भाई, 3 नंबर है। सबसे पहले बात तो ये बताना पड़ेगा कि स्पीड के बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा चूंकि मैं ऊपर फ्लक्स का वर्ड इसलिए यूज करा था बार बार, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि ये सिंगल कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल नहीं होता, उसके मल्टीपल टर्न्स होते हैं। ठीक है, मतलब कॉइल एक ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीपल होते हैं, जिसकी वजह से हम वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो प्रॉपर वर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिख के मत आ जाइएगा। ठीक है, सो आया उसको लिखते हैं। सो नंबर 1 क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जल्दी जल्दी कटेगा वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विल बी इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जब इंक्रीज होगा, तो उससे ईएमएफ भी बढ़ेगा। अब इंक्रीज लिखें या आप डबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईएमएफ के लिए बात कर रहा हूं, so rate of change of magnetic flux linkage will be increased, so the EMF will be doubled। अब वो कैसे हुआ इसको ये देख लीजिए, फॉर्मूला है EMF is equals to negative of n delta phi upon delta t। ठीक है, तो जब आपने आपने क्या किया, बेसिकली आपने जब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाई, ये बराबर होता है बी ए के। ठीक है, तो
जब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा तो लिंकेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ईएमएफ भी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? एक और मसला होगा उससे, एक और होगा कि फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये कि अगर हम जनरेटर के आरपीएम्स बढ़ाते हैं यानी रोटेशन या रेवोल्यूशन पर मिनट बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगी रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये 2 पाई एफ के इक्वल होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मान लें इसको आप। सो जब ओमेगा आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली एफ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। सो ओमेगा अगर इंक्रीज होगा तो एफ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हैंस हैंस द फ्रीक्वेंसी also doubled. Is that clear? Next चलते हैं। The magnetic flux density in the region between the magnets was 0.90 Tesla. ये B की वैल्यू है। The teacher rotated the coil with a constant angular velocity is equals to 1.57 radian per second omega. The maximum induced Emax is given by the formula Emax is equals to 5 omega. बेसिक अच्छा, वैसे इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर ये पूरा फॉर्मूला है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला जनरेटर के केस में होता है, लेकिन उसने नहीं दिया, उसने जरूरी नहीं समझा। तो चले हाँ इसको करते हैं। अब ईएमएक्स का ये फॉर्मूला है, तो फाई की जगह हम लिखेंगे बी ए। ठीक है, और ये आगे ओमेगा लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये ई मैक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब ई मैक्स का मतलब है मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और कॉइल पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। तो दोनों के दरमियान एंगल देखिए 90 डिग्री है, 90 पुट किया है, और ये वो पॉइंट है कि जिस वक्त ईएमएफ जो है वो आपका मैक्सिमम बनेगा। क्लियर? अब ये वैल्यूज रखते हैं और आंसर निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके कलर को चेंज कर देते हैं। सो बी की वैल्यू कितनी है? सो बी की जो वैल्यू है वो है 0.90 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द कॉइल के लिए लैंड इनटू ब्रेथ, डायरेक्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 0.095 मल्टीप्लाई बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1.57, वो मल्टीप्लाई करते हैं 0.90 मल्टीप्लाई बाई 0.095 मल्टीप्लाई बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई 1.57, ये वैल्यू आ रही है 0.0161। तो राउंड ऑफ करेंगे इसको। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर तो जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 0.016 वोल्ट। क्लियर है? टू सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सवाल है कि 4 मार्क्स किस बात की है। ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करके लिखने पे यानी फ्लक्स की वैल्यू लिखने पर 1 नंबर मिलेगा, फाई इज इक्वल टू बी ए पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन के यूज पर यानी करेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे 1 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर उसके रिजल्ट पे, उसके करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करने पे मिलेगा। ऐसे 4 नंबर डिवाइड होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक्सप्लेन हाउ लेंस लॉ अप्लाइज टू द मोशन ऑफ द कॉइल। भाई सिंपल है, कैसे अप्लाई होगा? तो ऐसे अप्लाई होगा कि फोर्स आप लगा रहे थे नीचे, ठीक है, यानी कि आपने यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फोर्स इस पे लगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हुआ जिससे इसमें करंट पैदा हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिससे करंट पैदा हुआ। अब वो जो करंट पैदा होके निकल के आ रहा है, ठीक है, वो करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, इसके मोशन को, इसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? जो चार्ज पार्टिकल यानी कि फिर सुन लीजिए, ये जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है, इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमने से, तो उससे जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है, रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर, उस ईएमएफ से बनने वाला जो करंट है, वो करंट जब चलना शुरू करेगा तो उस करंट के गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी
इसकी डाउनवर्ड मोशन को, और कैसे अपोज करेगी? करने के लिए वो एक अपवर्ड फोर्स डेवलप करेगी। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? आइए लिख दीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? बाय Lenz law, the direction of induced EMF is such that as it always opposes always opposes the change in flux. Is that clear? It always obeys the change in magnetic flux. ठीक है, अब वो कैसे अपोज करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब कैसे अपोज करेगा? बाय creating an upward force. Is that clear? अगर वो, अब मैं अपवर्ड इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो डाउनवर्ड तो मैंने अज्यूम किया था ना, सो मैं लिखूंगा बाय क्रिएटिंग अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बाय क्रिएटिंग अ फोर्स, by producing a force in opposite direction of movement of coil। कॉइल के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। An inkjet printer produces tiny drops of ink called droplets. As droplets are produced, they gain positive charge. Each ink droplets can be considered to be a positive point charge. ठीक है, वो कह रहा है कि the diagram represent a positive point charge. Draw field lines to show that electric field around the point charge. अब electric field around a point charge बनाना है तो बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? क्लियर है भाई? ठीक है, इस तरह से आप बना दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो तो रेडियली सिमेट्रिक है, आउटवर्ड है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है। इन बातों का ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं। The charge droplet pass through a uniform electric field between two metal plates and are deflected as shown. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब डिफ्लेक्ट करके जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका मोशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये इस प्लेट से अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से रिपेल हो रहा है। The potential difference across the metal plate is 45 volt. Potential difference is delta V. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मेटल प्लेट, सेपरेशन ऑफ द मेटल प्लेट, इन दोनों की सेपरेशन बताई हुई है। ठीक है भाई, सेपरेशन कितनी बताई हुई है? सेपरेशन वो बता रहा है कि वहां पे वो सेपरेशन बता रहा है, और सेपरेशन जो है वो कितनी है? सेपरेशन इज डेल्टा वी, सॉरी, सेपरेशन इज डी। ठीक है, ये डी है, और डी की वैल्यू यहाँ पे उसने बताई हुई कि दिस इज डी। एंड इंक ड्रॉपलेट इज बिटवीन द प्लेट्स फॉर अ टाइम ऑफ 8.7। ये टाइम की वैल्यू है, इसको आप टी कर लीजिए, 8.6 इंटू 10⁻⁵5। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका टाइम है। ठीक है, 8.6 इंटू 10⁻⁵5 सेकेंड। द चार्ज ऑन द इंक ड्रॉपलेट इज, चार्ज की वैल्यू ये गिवन है, एंड द मास ऑफ द इंक ड्रॉपलेट इज 2.90 इंटू 10⁻⁻10 kg। सब कुछ ही गिवन है। पूछ क्या रहा है भाई? कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इंक ड्रॉपलेट जस्ट आफ्टर इट लीव्स द प्लेट। इग्नोर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। बहुत आसान है, यानी कि जब ये इस जगह पर पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही उसने प्लेट को छोड़ा, प्लेट को वो इस जगह पे से नहीं, इस चीज से छोड़ेगा। ठीक है, सो जब यहां से छोड़ेगा सो ऑब्वियसली इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, और एक वर्टिकल होगा।
तो वो वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ पे Vx और वर्टिकल होगा यहाँ पे Vy। तो Vy निकालना है। अच्छा, जिस वक्त वो यहाँ अंदर एंटर हुआ था उस वक्त उसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, हम तो यही अज्यूम करेंगे, और वो उतना ही होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इट इज जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप ux कंसीडर कर लो। सो जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल की तरह, तो जो ux है वो गिवन है, वो गिवन है, वो गिवन है नहीं जी, वो गिवन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कहाँ है, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो जीरो होगा, यानी इस जगह पे y कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि ये अपवर्ड थोड़ी मूव कर रहा है, पहले तो हॉरिजॉन्टल जा रहा था, अब यहाँ से आके अंदर आके वो टिल्ट हुआ है, पैंट हुआ है, तो uy जीरो। अब क्या करें जी, सबसे पहले तो आप ये काम करें, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी वो आपसे vy की वैल्यू पूछ रहा है, तो vy निकालना है। सो uy प्लस ay मल्टीप्लाई बाई टी। अब बच्चे कहेंगे कि सर जी ये क्या किया, वाई वाई क्यों लगा दिया, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो अब प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में हमें वी वाई पता करना है, यू वाई जीरो है, टाइम की वैल्यू गिवन है, उसने नहीं बताया तो एक्सेलेरेशन निकालने नहीं बताई अलोंग वर्टिकल एक्सिस। क्या करें, इसको करें साइड में, सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालें। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पे देखेंगे इस पे फोर्स कौन सी लग रही है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ तो इस पे दो फोर्सेज लगेगी, एक तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला उसका वेट, और एक उसपे बनेगी अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही होगी। वेट नेग्लिजिबल है उसने कहा है, तो सिर्फ एक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स जो उस पर अपवर्ड लग रही है, यही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी। क्लियर है, एक ही फोर्स लगी वही रिजल्टेंट हो जाएगी। भाई आप यूँ सोचो ना, अगर आपको किसी ने पुश किया, धक्का मारा, ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो वही फोर्स आपकी की जो है वो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी, ठीक है, जिससे उसने आपको पुश किया। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, वही आपकी रिजल्टेंट हो जाएगी। ये Q इंटू ई करेंगे यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की जगह आप MA लिखेंगे, और ये Q और E के लिए आप डेल्टा V अपॉन डी लिखेंगे, ये पैरेलल प्लेट के लिए। और यहाँ से अब ये जो Y आ रहा है, ये Y के साथ A लगाइए, वर्टिकल एक्सिस पर है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में भी ये लिखें, और नेक्स्ट स्टेप में आप AY को अलग कर लें, बिल्कुल अलग सेपरेट कर लें, ठीक है। सो ये Q इंटू डेल्टा V अपॉन Q इंटू डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा MT हो जाएगा। क्लियर है, अब इस इक्वेशन को उठा के आप रखते हैं उसमें, ठीक है। अब आप यूज करें ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराइए। आइए, ये हो जाएगा आपका U प्लस ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V अपॉन MD मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा VY। क्लियर, सो हमने VY निकालना है, VY इक्वल्स टू जीरो, वो तो जीरो ही हो गया। अब चार्ज की वैल्यू उसने कितनी है, देखो चार्ज की वैल्यू है 1.40 एक्सपोनेंट नेगेटिव 10, सो 1.40 एक्सपोनेंट नेगेटिव 10 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, आई थिंक 45.0 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद MD मास कितना है 2.90 एक्सपोनेंट नेगेटिव 10, और ये 3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 4, ठीक है, ठीक है। मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू है 2.90 एक्सपोनेंट नेगेटिव 10, दिस वुड बी 2.90 एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, चार्ज है 1.4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 10, ठीक है, बल्कि चार्ज नहीं लिखना, हमें तो सेपरेशन लिखनी है, तो सेपरेशन कितनी है 3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 4, और इसके साथ साथ आपका टाइम भी मौजूद है, टाइम भी रख लो। टाइम की वैल्यू हमने कितनी सब्स्टिट्यूट करानी है, टाइम की वैल्यू है 8.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5, सो ये कर लो 8.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा है 6.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अच्छा, मैं यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं बना रहा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। तो 6.22 मीटर पर सेकेंड, तो अब आप इसको राउंड ऑफ करके राउंड ऑफ कर लो उसको,
राउंड ऑफ करके 6.23 में क्योंकि 2 के बाद 7.5 भी पड़ता है, तो आप भी कर दो 6 पॉइंट राउंड ऑफ करके इसको यहीं पर लिख दो 6.23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.23 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इंक ड्रॉपलेट इज 15.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो कह रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो 15.2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। द इंक ड्रॉपलेट कोलाइड्स विद द पेपर एंड कम्स टू रेस्ट, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल इंपल्स, देखो इंपल्स का कॉन्सेप्ट पूछ लिया उसने। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल इंपल्स नीडेड फॉर द इंक ड्रॉपलेट टू स्टिक टू द पेपर इज 4.2 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। उसने उसका टाइम भी बता दिया। डिड्यूस whether the horizontal impulse on the paper will be enough for the ink droplet to stick to the paper, ठीक है क्या रहा है, तो कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इतनी है, वो कह रहा है कि इंक जो है वो पेपर के साथ कोलाइड करके रेस्ट में आ रही है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जो इंक की है वो है 0, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये यानी फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कब, ठीक है, ये है स्पीड दी हुई है इसने 15.2, ठीक है। 15.2 की जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है इसने हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो इधर भी सेम थी, इधर भी सेम ही है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। जैसे ही वो यहाँ पर आके टकराएगी तो टकराने से पहले उसकी वही होगी 15.2, जैसे ही टकराएगी वो वेलोसिटी हो जाएगी रिड्यूस होके 0। सो इनिशियल मैं यहाँ पे लगाऊं तो ux जो 15.2 और vx जो है वो हो जाएगी 0। आ रही बात समझ में। तो चेंज इन वेलोसिटी vx माइनस ux होगा, ठीक है। या आप इनिशियल माइनस फाइनल कर लें, नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर दें वहां पे। सो आइए यहाँ पे इम्पल्स निकालने के लिए, तो इम्पल्स का फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, ठीक है, एफ इंटू डेल्टा टी, हमारे पास फोर्स नहीं है, डेल्टा टी नहीं, तो हम ये चेंज इन मोमेंटम सी करते हैं, तो ये हो जाएगा मास इंटू डेल्टा वी। सो मास की वैल्यू रखने से पहले पहले ये रख लेते हैं, ये होगा वी एक्स माइनस, ठीक है, वी एक्स माइनस यू एक्स, ठीक है। तो ये मास की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो मास की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2.9 इंटू 10⁻⁻10 टाइम्स वी एक्स कितनी थी 15.2 माइनस 0। तब आप इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2.9 एक्सपोनेंट -10 multiplied by 15.2, so this would be 4.41 into 10⁻⁹ Newton second. Obviously ये value, this value is greater than 4.2, ठीक है। So yes, it will stick. So it will stick. That's the, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। इन द बोहर मॉडल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्रोटॉन, ठीक है। A particle orbits a point O in a circular path of radius r as shown. The particle moves at a constant speed v. The dot represents the two positions in angle theta apart. Acceleration of the particle is a. Drive the equation a is equals to v square upon r. अब करना क्या है, करना ये सबसे पहले तो मैं इन दो वेक्टर्स को यहाँ पे लिखूं, इनकी जरूरत आगे पेश आएगी, उसके बाद आगे फर्दर बात करते हैं, ठीक है। ये आपका वी आई है जिसको हम वी कहेंगे, ये आपका वी एफ है जिसको हम वी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, देखिए समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जब इनकी डेरिवेशन करेंगे ना वी स्क्वायर अपॉन आर की, तो उसमें उस केस के अंदर थीटा को हम अप्रोच करेंगे 0 पे, बहुत स्मॉल लेंगे थीटा की वैल्यू को, सो दैट ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और इतने करीब, इतने क्लोज हो जाएंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी डायरेक्शन में बहुत स्लाइटली चेंज आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर अगर ये दूसरा वेक्टर इसके क्लोज है, अगर फर्स्ट करें ये पॉइंट है मान लें, तो ये हल्का सा डायरेक्शन में चेंज होगा, वेलोसिटी में जरा सा चेंज होगा,
ना होने के बराबर। सो उस केस में कि ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दोनों सेम होगी। और एक और बात होगी कि उस केस के अंदर ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आर्क लाइन नजर आ रही है ये और यहाँ से लेकर जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। नतीजा ये होगा कि जब मैं इसका वेक्टर ट्राइंगल बनाऊंगा तो वेक्टर ट्राइंगल के अंदर ये मैं सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ सर्किल के, यानी एस इक्वल टू आर थीटा वाला, और उससे भी हमारी डेरिवेशन हो जाएगी आसानी से। आए करते हैं, ठीक है। सो पहले तो मैं इसकी एक वेक्टर डायग्राम बना दूं भाई। हाँ, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सो ये एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो फाइनल वेलोसिटी वो हमने नीचे बना दी। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा, ठीक है। रिजल्टेंट हम जो चेंज इन वेलोसिटी वो दैट विल बी आर सेकंड वेक्टर, ठीक है। दिस इज आर सेकंड वेक्टर। आ रही बात समझ में? सो दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये कुछ इस तरह से होगा, v प्लस डेल्टा v, ठीक है, इक्वल्स टू वी एफ, ठीक है। इसको मैं वी एफ कह देता हूँ, इसको मैं वी आई कह देता हूँ। आप कुछ ना कह, क्योंकि उसने दोनों को वी कहा है, क्लियर है। सो आइए ये ट्राइंगल हम यहाँ पे बना देते हैं, ये वेक्टर ट्राइंगल, ठीक है। इसको यहाँ पे बनाते हैं, बना के इसको हम बड़ा कर देते हैं। इज दैट क्लियर? बनाया हुआ था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया था। अब चलते हैं आगे, ठीक है। assume that, ठीक है, थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री, ठीक है। जब थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री होगा तो उस केस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, बेसिकली ये ट्राइंगल नहीं है, ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। और मैं बीच में यहाँ पे थीटा बना भी देता हूँ, ठीक है। ये आ रही बात समझ में? बेसिकली ये सेक्टर ऑफ अदर सर्कल है, ठीक है। जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो थीटा के स्मॉल होने से साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा होगा। यानी अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो थीटा में जो साइन का रेशियो है, यानी ये साइन के अपोजिट क्या होता है, ये थीटा के अपोजिट क्या होता है, ये अपोजिट है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अगर मैं कहूं तो ये साइन थीटा होगा, दैट वुड बी डेल्टा वी अपॉन वी। और दूसरा, अगर मैं इसको आर कंसीडर करता हूँ, सेक्टर ऑफ द सर्किल, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस क्या है, ये एस है, so दैट वुड बी डेल्टा वी अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अपॉन वी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये अपॉन वी हो जाएगा। सो आप देखो, साइन थीटा के राइट पे भी डेल्टा वी अपॉन वी, थीटा के राइट पे भी डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोच करता है थीटा को, साइन थीटा थीटा को अप्रोच कर रहा होता है। कैसे अप्रोच कर रहा होता है मैं साइड में बता देता हूँ, ठीक है। इधर देखो साइड में, मैं कह रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेटली थीटा को अप्रोच करेगा। कैसे अप्रोच करेगा, देखो ऐसे अप्रोच करेगा कि अगर तुम थीटा की वैल्यू लेट सपोज कैलकुलेटर में रखो 0.1 रेडियन, और अब डालो यहाँ पे साइन 0.1 रेडियन, ठीक है, ये डालो तो ये तो साइन 0.1 जो है वो 0.099 करके वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट रखो 0.1, तो ये 0.1 और 0.99 ये अप्रोक्सीमेटली वन सिग्निफिकर फिगर में दोनों क्या है, इक्वल है। कैलकुलेटर में डाल के देखो, लेकिन कैलकुलेटर को रेडियन में रखना। तो ये साबित करता है कि अगर थीटा बहुत छोटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। Therefore थीटा इज, ठीक है, सो डेल्टा थीटा is equals to delta v upon v. Now dividing both side by time, so you will have delta theta upon delta t is equals to delta v upon delta t multiply by 1 upon v, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, आप चाहे तो लिख भी दें यहाँ पे डिवाइडिंग both sides by time,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, ये जो लेफ्ट साइड में है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. सो दैट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे लिखे नाउ बिकॉज and rate of change of linear velocity is called acceleration. ठीक है. सो अब यहाँ पे लिख दो आप. सो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 1/v हो जाएगा. सो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, यानी a इज इक्वल टू v ओमेगा हो जाएगा. इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वहां बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा. सही है, v इक्वल टू r ओमेगा. सो हमने फॉर्मूला निकालना है v स्क्वायर अपॉन r. तो हम यहाँ से, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू को उठाएंगे तो कि v अपॉन r होगी, उसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें. सो हमारे पास वैल्यू आएगी a इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई v अपॉन r. सो ये वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आई या नहीं आई बच्चों? द डायग्राम बिलो शोज द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है बीच में. In Bohr model, the electron orbits a distance of 5.3 exponent negative 11 meter from the proton. ठीक है, is that clear? The electron has kinetic energy due to its motion and potential energy due to its electrostatic attraction of the proton. Determine the kinetic energy of the electron as predicted by the Bohr model. अब भाई इसकी kinetic energy निकालनी है, तो kinetic energy कैसे निकालें? तो kinetic energy ऐसे निकलेगी कि इलेक्ट्रॉन पे पहले ये देखो कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकल लिया. यानी यानी इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ये फोर्स लगा रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो जब ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो. यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक, और इसको यही फोर्स उस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी. क्यों? ठीक है, उस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी क्योंकि एक ही फोर्स लग रही, दूसरी तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन का वेट है जो कि नेग्लिजिबल है. ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होती है, ठीक है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर. और ये रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है भाई? यही रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है. ठीक है, अब इस इधर से यानी कि ये रिजल्टेंट फोर्स है. ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? आप सबको पता है रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन के, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी इस केस के अंदर. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर भी हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, यहाँ पर मास लिखें और दूसरी जगह पर ये v स्क्वायर अपॉन r कर लें. क्लियर है? सो अगर ये हम करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, दोनों चार्जेस क्योंकि सेम है, हम यहाँ पे चार्जेस भी सेम है दोनों, कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q. सिर्फ और सिर्फ साइन का इशू है, तो आप साइन को फिर इग्नोर कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस. सो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी r, r पे स्क्वायर. सो एक r से ये एक r जो है वो कैंसिल होगा. ठीक है, और आप यहाँ से वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाएंगे किसकी? ठीक है, एम वी स्क्वायर. ठीक है, एम वी स्क्वायर. सो अब एम वी स्क्वायर की बात करूं तो एम वी स्क्वायर आपके पास आएगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर. और अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई हाफ कर दूं, 1/2 कर दूं, तो भाई ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. क्लियर है? जल्दी से इसको कर लो. 1/2 के की वैल्यू 8.99 इंटू 10⁹9 कूलम कांस्टेंट. और इसके साथ साथ यहाँ पर आएगा चार्ज, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पे मेरे पास क्या वैल्यू आती है? आर की वैल्यू कितनी है? 5.3 कुछ का आता है इंटू 10⁻11 मीटर का आता है आई थिंक. ठीक है, सो यहाँ से आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो. ठीक है, आओ करते हैं. 2.171 इंटू 10⁻8 राउंड ऑफ करना चाहें, सो दिस वुड बी 2.17 इंटू 10⁻18.
जूल्स। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करते हैं इसको, तो दैट वुड बी 2.2। क्लियर है? अब चलो आगे। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज प्रेडिक्टेड बाय द बोहर मॉडल। सो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी आप निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी होगा Q इंटू डेल्टा वी। आप अगर Q इंटू डेल्टा वी करें तो देखो, अब इसमें दो बातें हैं। इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल अगर प्रोटॉन के कंपैरिजन में इन्फिनिटी पे देखें तो वो जीरो होगा, और यहाँ पर इस जगह पर आए तो वहां पर इसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा जो कि नेगेटिव में होगा। सही है, इलेक्ट्रॉन का इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा दैट वुड बी नेगेटिव। तो इन्फिनिटी वाला जीरो और यहाँ वाला नेगेटिव। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो यहाँ पर Q की जगह मैं E कर दूंगा, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P, या सम रेफरेंस पॉइंट कर लो, कोई भी रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? सो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जीरो माइनस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल, तो इसका फॉर्मूला होता है कि Q अपॉन R। ठीक है, अब चूंकि मैंने नेगेटिव ऑलरेडी पोटेंशियल के साथ यहाँ पर लिया हुआ है, तो मुझे उसके लिए एनर्जी को पॉजिटिव करनी है, यानी चार्ज को फजूल में पॉजिटिव रखने की कतई जरूरत नहीं है, खुद ही वो नेगेटिव में आएगा। सो माइनस का 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 8.99 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई Q की क्या वैल्यू है? Q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻, बल्कि नहीं, ये प्रोटॉन का चार्ज है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटॉन उस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन की वजह से उसका पोटेंशियल है, तो ये चार्ज प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का नहीं है। मैं वाजे कर दूं, ठीक है। सो 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाई, या इसको आप एंड में भी डिवाइड कर सकते हो, टू यू, होल डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 5.3 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो सॉल्व करो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी जो कि नेगेटिव आएगी। ठीक है, आओ जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस वुड बी 4.34 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल्स, बल्कि नहीं, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो बिल्कुल सही है, 4.34 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये साइन आएगा नेगेटिव का। क्लियर? Suggest what would happen if an electron radiated energy when in orbit around a proton। भाई अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो एक हाई ऑर्बिट से, ठीक है, या ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करेगा, जंप करेगा, ट्रांसलेट करेगा। आओ जरा इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांसलेट करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। दूसरी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जब हाई स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो उसका रेडियस शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो जंप करेगा हाई से लोअर स्टेट में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी उसकी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी रिड्यूस होने के साथ साथ उसका जो रेडियस है वो भी शॉर्ट होगा जब वो ट्रांसलेट करेगा लोअर। अच्छा, अब यहाँ पर ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये जो एनर्जी है वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। ठीक है, दूसरा ये कि जब वो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, कि नीचे वाली एनर्जी स्टेट में आएगा, तो उसका रेडियस भी शॉर्ट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। आओ उसके बारे में लिखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई अब वो ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट पे हाई ऑर्बिट से, ठीक है, या आप लिख दो ब्रैकेट में एनर्जी स्टेट टू अ लो, ठीक है, हायर ऑर्बिट कर दो उसको, और इसको लोअर ऑर्बिट कर दो, या लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, इट
ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस फ्रॉम प्रोटॉन डिक्रीजेस। सो एक नंबर आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने पर, और एक नंबर आपको मिलेगा किसके, रेडियस के डिक्रीज होने पे। आप काइनेटिक एनर्जी की जगह ये भी लिख सकते थे कि उसका उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मजीद कम हो जाएगा, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी मजीद कम हो जाएगी अगर वो लोअर ऑर्बिट में आता है। आप ये भी लिख सकते थे काइनेटिक एनर्जी की जगह।